सबसे पहले बच्चे हम लोग करेंगे डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक ने खुद ने ही डायरी में लिखी थी और आपकी छोटी बहन भी अब आपके साथ रहने के लिए आ गई है। अब जब वो लोग वहाँ हॉलैंड में रहते हैं तो जब मिस्टर कीजिंग की सारी वार्निंग्स फेल हो जाती हैं, उन्होंने उसे पनिश किया और उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया फ्रेंडा। और उसको परेशानी ये थी कि हमेशा जो उसकी मदर है ना, उसको नैग करती रहती है, उसको हमेशा टोकती रहती है, टोका टाकी करती रहती है कि मुझे रोकने टोकने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई ना। इमेजिन करती है, इस बार वो अपने आप को इमेजिन करती है रैपुंज़ल। रैपुंज़ल कौन है बच्चे? रैपुंज़ल एक डिज्नी प्रिंसेस का कैरेक्टर है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने समरी सीरीज के लेक्चर में। आई होप आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मजे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों आज आ गए हैं हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 6 में। तो हम लोग करने वाले हैं वापस से हमारे दो टॉपिक्स। सबसे पहले बच्चे हम लोग करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नाम की स्टोरी, और उसके बाद हम लोग करेंगे एक पोम जिसका नाम है अमांडा। तो बच्चे पहले बात करते हैं एन फ्रैंक के बारे में। ये एन फ्रैंक कौन थी? आप सब बच्चों ने होलोकॉस्ट का नाम सुना होगा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि ज्यूइश लोगों के खिलाफ यानी यहूदी लोगों के खिलाफ क्या क्या दुराचार पाप हुए हैं जर्मनी में 1920 से लेकर 1935 तक। जब तक हमारी वर्ल्ड वॉर चली है तब तक उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेला है। एक्चुअली 1945 एंड आई वुड लाइक टू से आज भी एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, कहीं ना कहीं सब कुछ दुनिया में चल ही रहा। तो उस समय पे बच्चे एक लड़की थी जिनका नाम था एन फ्रैंक, और ये एन फ्रैंक जो थी उस समय पे इन्होंने एक डायरी लिखनी शुरू करी थी। वो डायरी वैसे तो इन्होंने इसलिए लिखना शुरू किया था क्योंकि ये बहुत अकेली हो गई थी, 13 साल की थी। मानना ये था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, इसीलिए उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। अब उस डायरी में इन्होंने क्या क्या लिखा, ये उसके कुछ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स की स्टोरी है, यानी उसकी डायरी में क्या क्या पहले 2 कहानियां लिखी वो हम लोग आज से शुरू करने वाले। सबसे पहले बच्चे हम लोग करेंगे डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक ने खुद ने ही डायरी में लिखी थी और उसे उठाकर हमने डाला है। बच्चे एन फ्रैंक जो है ना, उनको एक डायरी दी जाती है उनके बर्थडे पे, 13th बर्थडे पे, और आई थिंक 12 जून को उनका बर्थडे आता है और 28 जून को वो पहला मैसेज लिखती हैं अपने डायरी में। तो एन फ्रैंक का मानना ये था कि डायरी लिखना एक उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनको कोई दोस्त तो था नहीं। तो एक ऐसी चीज को अपने वर्ड्स बताना है, एक ऐसी चीज को अपने ख्याल बताना जो अपने ख्याल को पढ़ भी नहीं रहा है, जो आपको जवाब भी नहीं दे सकता है, वो उनके लिए बड़ा ही अजीब। तो वो कहती है इसके 2 रीजंस हैं। पहला, उन्होंने आज से पहले कभी भी किसी को ऐसे लिखकर दिया नहीं था, और दूसरा उनको ये लग रहा था कि ना तो वो और शायद ना ही बाद में कभी कोई और उनकी थॉट्स को पढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने एज अ टीनेजर, उन्होंने एज अ यंग बच्चा वो थॉट्स लिखे हैं। तो एक 12-13 साल के बच्चे की जिंदगी में ऐसा क्या ही हो रहा होगा कि उसके थॉट्स को पढ़ा जाएगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि उस लड़की के 12-13 साल के थॉट्स को हम लोग आज भी पढ़ते। तो हावेवर उनको ये लगा कि उनका एक मन था, उनको कुछ चीजें सता रही थी, उन्हें कुछ चीजें मन ही मन परेशान कर रही थी, जिनकी वजह से उन्होंने सोचा कि दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिखना है, और वो लिखना शुरू कर देती है। और इसीलिए उन्होंने अपने ख्यालों को उस डायरी में उतारना एक एक करके शुरू किया। अब एक दिन एन जो थी वो घर में बहुत ज्यादा अनहैप्पी और लोनली फील कर रही थी। उन्हें याद था किसी ने बोला था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। किसी ने उन्हें सिखाया था कि जो पेपर है उसके अंदर ज्यादा पेशेंस होती है, ज्यादा सब्र होता है लोगों के मुकाबले। अगर आप किसी भी इंसान को कोई बात बताते हो अपनी जिंदगी की, तो वो 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा और शायद चौथी बार आपकी बात को इग्नोर कर दे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि जो पेपर है उसमें लोगों से ज्यादा पेशेंस है, और वो ये कहती है और इस चीज को वो सोचती है कि आज मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर मैं बाहर जाके खेलूं भी किसके साथ, कोई दोस्त ही नहीं था, या वो सोचती है कि आज घर में ही रहा जाए और घर के अंदर रहकर अपनी डायरी में लिखा जाए, बिकॉज अभी नया नया गिफ्ट मिला है। और जब वो अपनी डायरी को देखती है तो उनको रियलाइज होता है कि जिसने ये बात बोली कि डायरी इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है, उसमें ज्यादा पेशेंस होती है लोगों से, तो उन्होंने सोचा कि हाँ शायद ये लाइन सही है, और उन्होंने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया पहली चीज, क्योंकि वो एक 13 साल की बच्ची थी, उन्हें उम्मीद थी कि वो उसमें बिल्कुल ही बचकानी चीजें लिखने वाली हैं, इसीलिए वो चाहती थी कि वो कभी भी अपनी डायरी किसी को नहीं पढ़ने देंगी। उसमें बस एक एक्सेप्शन होगी और वो है एक सच्चा मित्र। ठीक है, वो ये कहती है कि वो अपनी डायरी सिर्फ एक सच्चे मित्र को पढ़ने देंगी, क्योंकि सच्चे मित्र को जिस तरीके से आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता होता है, वैसे ही वो अपने सच्चे मित्र को ही वो अपनी डायरी, अपने दिल के सबसे डीप ख्यालों के बारे में पढ़वाना चाहेंगी।
वो कहती है कि उनकी जो डायरी है वो उनकी सपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर वो सारी की सारी बातें लिखेंगी, ताकि लोग तो नहीं पढ़ना चाहिए, वो अपने खुद के लिए वो बातें लिख रही है, बिकॉज उनके मन में बहुत बातें थी जो वो निकालना चाहती। एंड वॉट शी कुड राइट इन द स्टेप बैक नोटबुक और डायरी, और वो उनकी डायरी थी। She recorded the reason which prompted her to write a diary. उन्होंने ये भी बताया कि किस चीज़ ने उन्हें मजबूर करा कि वो इस डायरी को लिखे, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। बिकॉज वो कहती है कि देखो, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरे पास कोई मित्र नहीं था जिसको मैं अपने मन की व्यथा समझा सकूं, जिसको मैं अपना दुख सुना सकूं, इसीलिए मैंने डायरी का सहारा लिया और डायरी लिखना शुरू कर दिया। अब वो कहती है कि देखो, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी जिंदगी में लोग नहीं है। तो कहती है, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में मुझे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं मेरे आसपास, उन सबसे मैं बात करती हूँ, वो सब मेरे से बात करते हैं। इसी वजह मेरे आसपास के लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं, उसमें मेरे दोस्त हैं, क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे 16 ईयर ओल्ड एल्डर सिस्टर है, मेरे 30 क्लासमेट्स हैं, और मेरी आंट्स यानी मासियाँ, चाचियाँ और बुआएं हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ सरफेस की है। वो कहती है ये सब चीज़ें सरफेस की है, जिनसे आप हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल कर सकते हो, लेकिन दिल का दर्द बांटने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। कहती है कि मेरी जिंदगी में एक सच्चा करीबी मित्र जो है वो नहीं है, और क्योंकि वो नहीं है इसीलिए मैं अपनी मन की बात किसी को बता भी नहीं पाती। अब इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं एक डायरी लिखना शुरू करूंगी, क्योंकि डायरी में मैं अपने मन के सारे पॉइंट्स को लिख सकती हूँ। उनको ऐसा लगता था कि हर नेचर इज नॉट लाइकली टू चेंज, बिकॉज उन्हें पता था कि वो अगर क्लास में भी किसी बच्चे से बात करने की कोशिश करती थी तो उनसे वो हाय, हेलो, डेली की बातें कर पाती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके मन में इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी अपने आप को लेकर उनका आत्मविश्वास इतना कम था कि उनमें इतनी इनसिक्योरिटी थी अपने आप को लेकर कि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा नेचर तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, मैं शायद कभी किसी से अपनी दोस्ती आगे बढ़ा ही नहीं सकती, और कोई बच्चा अगर मैं उसे अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगी तो वो आकर मुझे क्यों बताएगी, और अगर हम दोनों के सीक्रेट शेयर नहीं हो रहे तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते, हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी डायरी को ही सब कुछ बता दो, बिकॉज वहां पर कोई डिमांड नहीं होगी। तो इसीलिए जिस तरीके से हमारे दोस्त का कोई नाम होता है, उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। उन्होंने क्या रखा? उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। अब यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब इस नॉवेल में इसमें लिखना कैसे चाहिए, वो कैसे लिखे। अब आप जिस तरीके से अपने दोस्त को अपनी जिंदगी में होती हुई बातों या घटनाओं के बारे में सुनाते हो तो आप डायरेक्टली पॉइंट पे तो नहीं कूद जाते, आप पहले उन्हें इंट्रोडक्शन देते हो कि तुझे पता है मेरे साथ कुछ इस तरीके की बातें हुई थी, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। इसीलिए उन्होंने एक तरीका बनाया लिखने का। उन्होंने बोला कि देखो, कभी मेरी डायरी मेरी दोस्त है, तो अगर मुझे मेरी दोस्त को अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी है तो अगर मैं बीच में से कहानी शुरू कर दूंगी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच दूंगी, ठीक है। उसने बोला कि वो अपनी फैमिली के बारे में एक छोटा इन्फॉर्मेशन देगी पहले कि उसकी फैमिली में कौन है और उसके पापा कौन है। तो वो बताती है कि उसकी मदर ने उसके पापा से शादी तब करी थी जब उसके पापा 36 ईयर्स के थे और वो 25 ईयर्स की थी उसकी मदर। और वो ये कहती है कि जो उसके फादर है वो मोस्ट लविंग एंड द मोस्ट अडोरेबल फादर है। उनकी एक बहन है मार्गॉट, जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में, और वो खुद पैदा हुई थी 12 जून 1929 में। वो कहती है वो फ्रैंकफर्ट में रही कब तक? 4 साल की एज तक। और सितंबर 1933 में एन फ्रैंक के पापा जो है वो जर्मनी से निकलकर चले जाते हैं, कहाँ पर? हॉलैंड रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उस समय देश के हालात बड़े खराब हो रहे थे, तो पेरेंट्स को इसीलिए यहाँ से निकलना पड़ा। और धीरे धीरे उनके पीछे पीछे उनकी मदर, नवंबर में उनकी मदर चली जाती है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उसकी मदर का नाम था, और उसके पीछे पीछे जाती है कौन? और तब तक ये बच्चे कहाँ रुकते हैं? तब तक बच्चे ये दोनों रुकते हैं अपनी ग्रैंड मदर के पास। ग्रैंड मदर का घर कहाँ पर था? ग्रैंड मदर का घर था आशेन में, AACHEN में। ये लोग वहां पर रहते हैं। फिर जनवरी का महीना आता है बच्चे। जनवरी के महीने में एन फ्रैंक की बहन चली जाती है वापस अपने पापा के पास, और उसके बाद फरवरी में अपनी बहन के बर्थडे वाले दिन एन फ्रैंक को भी हॉलैंड भेज दिया जाता है और टेबल पर बिठा दिया जाता है कि ये तुम्हारी बहन का सरप्राइज कि आपकी छोटी बहन भी अब आपके साथ रहने के लिए आ गई है। अब जब वो लोग वहाँ हॉलैंड में रहते हैं तो वहाँ रहते रहते हमारी जो एन फ्रैंक है वो अपनी एजुकेशन पूरी करती है। वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती है, जहाँ पर वो बताती है कि उनका स्कूल लाइफ के एक्सप्लेनेशन देते हुए डिटेल बताती है वो उनके स्कूल की जिंदगी कैसी थी।
एंड बताती है, जिसके अंदर वो स्पेशल मेंशन करती है, यानी स्पेशली बताती है अपनी प्रधान अध्यापिका के बारे में, जिनका नाम था मिसेस क्यूपरस। उनकी टीचर जो उनकी 6th फॉर्म में, यानी उनकी 6th क्लास में उनकी टीचर रहा करती थी, और स्कूल की प्रधानापिका भी थी, यानी आपकी हेड मिस्ट्रेस जो होती है वो भी हुआ करती थी। अब वो कहती है कि अब हर क्लास में टीचर चेंज होता था, तो जब उनकी सेपरेशन होती है मिसेस क्यूपरस से, तो मिसेस क्यूपरस भी रो रही थी और एन फ्रैंक भी रो रही थी, क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों ने बड़ा ही टीयरफुल फेयरवेल दिया था, यानी बड़ा ही दुखी गुड बाय दिया था एक दूसरे को, बिकॉज अब एन अगली क्लास में जाने वाली थी। अब एन यहाँ पर बताती है कि उसी साल जब उनका 13th बर्थडे था, ठीक है, जब उनका 13th बर्थडे था 1940, 12th बर्थडे की बात हो रही है, सॉरी, 12th बर्थडे के बाद क्या होता है, 12th बर्थडे 1941 में इनकी ग्रैंड मदर जो है वो बीमार हो जाती है, ठीक है। 1941 के समर में ग्रैंड मदर जो थी एन की, वो बीमार हो जाती है, और ये ग्रैंड मदर वही है जिनके साथ वो पूरा बचपन बिताकर आई है, ठीक है, और उनकी दादी का ऑपरेशन होना था। तो उस साल एन का बर्थडे बीच में पड़ रहा था, समर्स में था, तो इसीलिए अपनी दादी की तबीयत खराब होने के कारण एन ने अपना बर्थडे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर सेलिब्रेट नहीं, और फिर 1942 के जनवरी के अंदर ही उनकी दादी जो है उनका निधन हो जाता है, वो नहीं बचती। अब क्योंकि अब एन की जिंदगी में उसकी दादी की कमी रहना शुरू हो गई है, और वो कमी वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही है, बांट भी नहीं पा रही है, इसीलिए उसको चीजों में बुरा बहुत लगता था। तो जब भी वो अपनी दादी के बारे में याद करती है और दादी के बारे में किसी को बता नहीं पाती, इस तरीके से उसके मन में बातें आती जाती लेकिन निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से एन का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और एन ने फिर ठान लिया कि अब मैं एक डायरी लिखूं। तो अब दादी, जब एन का बर्थडे आता है तो उसने बड़े प्यार से अपनी दादी को याद किया, और उस साल दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए 1942 वाले बर्थडे में, यानी अपने 13th बर्थडे में, अपनी दादी के लिए एक कैंडल भी अपने केक पे लगाई। अब उसके बाद उन्हें अपने 13th बर्थडे पे, जो जून 1942 में था, एक डायरी मिल गई थी। डायरी मिली थी 12 जून को, और फिर 20 जून 1942 में वो पहली बार अपनी डायरी में लिखती, जहां पर उन्होंने अभी अपने क्लास का एक्सपीरियंस बताया। वो बताती है कि उनकी पूरी क्लास जो है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि स्कूल टीचर्स जो है वो रिजल्ट देने वाले हैं, और वो एनुअल रिजल्ट जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ बच्चों को पास करेंगे और कुछ बच्चों को फेल करेंगे। तो यहाँ पर एन का कहना यह है कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स टीचर्स होती हैं, ठीक है, जो होती है वो टीचर्स होती हैं। उसका कहना ये था कि टीचर्स जो है वो जिस मर्जी को पास करना चाहे कर सकती है, और जिस मर्जी को फेल करना चाहे वो फेल कर सकती है। लेकिन एन और उसकी फ्रेंड जो थी जीएन, दे वर वेरी हैप्पी कि चलो हम तो पास हो जाएंगे। लेकिन उस दिन उनके क्लास में 2 बच्चों की डिस्कशन चल रही थी जो उनकी सीट के पीछे बैठे थे। इन लड़कों ने एक शर्त लगाई थी, इन लड़कों ने एक बेट लगाई थी कि इस साल कौन पास करेगा, और शर्त में क्या लगाया था, अपनी पूरी सेविंग, हॉलीडे सेविंग्स, कि आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। जब वो लोग कहते थे कि मैं पास करूंगा, वो कहते थे नहीं मैं पास करूंगा, वो कहते थे नहीं तो फेल हो जाएगा, वो कहते थे नहीं मैं तो पास होगा। तो पूरे दिन इनके क्लास में यही डिस्कशन चलती रहती थी कि कौन इस बार पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला है। अब यहाँ पर एन कहती है कि भैया टीचर्स ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स है, टीचर का जिसको मन करता है पास कर देगा, टीचर का जिसको मन करेगा फेल कर देगा। तो वो कहती है कि इसीलिए मैं रिजल्ट गेस नहीं कर सकती कि कौन पास होगा कौन फेल होगा ना, हाँ लेकिन मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। एन को अपने बारे में और अपनी दोस्तों के बारे में कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज एन बिलीव्ड कि वो बहुत आराम से अपना पेपर पास कर सकती है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन एन के लिए भी चीजें इतनी आसान नहीं थी। एन के लिए भी एन के लिए भी बच्चे चीजें इतनी आसान नहीं थी। एन की अपनी बाकी टीचर्स से बहुत अच्छी बनती थी। टोटल 9 टीचर्स थे, ठीक है, 9 टीचर्स में से उसके सब टीचर्स से अच्छी बनती थी। सिर्फ एक ओल्ड मैन जिनसे उनकी नहीं बनती थी, वो थे मिस्टर कीजिंग। कौन थे मिस्टर कीजिंग? तो उसे क्या पढ़ाते थे? उसके मैथ्स टीचर थे, ठीक है। जो उसके मैथ्स टीचर थे वो हमेशा इनसे गुस्से में रहते थे, क्योंकि एन क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी। वो बहुत बातूनी होने की वजह से मिस्टर कीजिंग उसको पसंद नहीं करते। कीजिंग उसको बार बार टोकते थे कि एन बेटा चुप कर जाओ, एन बेटा चुप कर जाओ, लेकिन एन कभी भी क्लास में बोलना चुप नहीं करती थी। वैसे वो कह रही है कि उसके दोस्त नहीं है, और वैसे वो लोगों से बातें करती है,
तो जब मिस्टर कीजिंग की सारी वार्निंग्स फेल हो जाती हैं, उन्होंने उसे पनिश किया और उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया और बोला कि तुम कल ये एक्स्ट्रा होमवर्क करके आओगे तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में जाने दूंगा, वरना मैं अपनी क्लास में तुम्हें एंट्री नहीं दूंगा। अब होमवर्क में ऐसा क्या मिला था? एन को एक ऐसे दिया गया था ऑन अ चैटर बॉक्स। एन को क्या ऐसे मिला था? अ चैटर बॉक्स। बेटा चैटर बॉक्स का होता है बातूनी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है। He did not know what to write, but noted down the topic and tucked it in the bag. अब उसने मुझसे चुप हो गई बिकॉज अभी क्लास में डांट पड़ी, उसने टॉपिक लिखा और घर आ गई। अब उसने पूरे टाइम फिर कोशिश करी कि वो क्लास में चुप रहे। शाम को जब वो अपना सारा काम कर लेती है, उसको याद आया कि आज तो मुझे होमवर्क मिला है चैटर बॉक्स का। तो वो डिसाइड करती है कि वो कुछ ऐसी चीजें लिखेगी, ऐसी बातें लिखेगी जो एक्चुअली फायदा लेकर आएंगी। क्योंकि वो कहती है मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहती जिसमें मैं बस रैम्बल कर रही हूँ, जिसमें मैं बस बड़बड़ा रही हूँ, फालतू की बातें लिख रही हूँ, बहुत लंबा लंबा स्पेस छोड़ रही हूँ। वो कहती है मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जिसका एक्चुअली असर उनके ऊपर आए। तो उस 3 पेज के असाइनमेंट में उसने लिखा कि देखो सर, बातें करना ना सारे स्टूडेंट्स के लिए नेचुरल है। वो कहते हैं कि देखिए सर, बातें करना एक स्टूडेंट बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो वो कहती है कि सर देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बात करना बहुत ही नेचुरल चीज है, लेकिन वो इस चीज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद वो ये कहती है कि देखिए, अब क्लास में रहेंगे तो सर बात भी करेंगे। वो कहती है लेकिन सर मैं कोशिश करूंगी बात नहीं करने की, लेकिन सर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितनी बातें मैं करती हूँ उतनी मेरी मदर भी करती थी। तो जितनी बड़ी चैटर बॉक्स मैं हूँ वो मेरी मम्मी भी थी। तो इसे ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे गुण जो है ना, मेरे अंदर मेरे को विरासत में मिले हैं। ठीक है, वो कहती है कि ये गुणों के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये गुण जो है मुझे विरासत में मिले हैं। मिस्टर कीजिंग जो उसके टीचर हैं, उन्होंने पढ़ा कि वाह यार, एन ने कितना क्रिएटिव आंसर लिखा है, तो वो उसको हंस के टाल देते हैं और अगली 2-3 क्लास में एन को कुछ नहीं बोलते। तो एन को भी लगता है कि चलो वो पास हो गई, टीचर ने कुछ नहीं बोला, तो एन फिर से बोलना शुरू कर देती है। लेकिन मिस्टर कीजिंग का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ होता। जब टीचर उसे देखते हैं बात करते हुए, तो उसके वो एक दूसरा और ऐसे देते हैं जिसका नाम था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब कैन नॉट बी रिपेयर्ड। इनकॉरिजिबल का मतलब है भैया जिसको आप रोक नहीं सकते। तो उन्होंने उसको एक और ऐसे का टॉपिक दिया, कैन नॉट बी स्टॉप्ड चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी बच्चा जिसको तुम चुप ही नहीं करा सकते। अब एन ने इसके ऊपर भी असाइनमेंट लाकर दे दिया और अगले 2 लेसन तक मिस्टर कीजिंग ने कुछ नहीं बोला। हवेवर तीसरे लेसन तक आते आते मिस्टर कीजिंग की अति हो चुकी थी और इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से में बोला एन को कि एन, इस बार तुम फिर एक ऐसे लिख कर आओगे और उसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। अब ये जो था ना, ये मजाक था जो मिस्टर कीजिंग ने किया था उसके साथ। वो उसको दिखाना चाहते थे कि जिस तरीके से एक बतख हमेशा क्वैक 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 करती रहती है, काफी इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करती है, वैसे ही तुम्हारी बातें भी बच्चे बहुत इरिटेटिंग है। मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ तुम्हारी बातों से। और उस इरिटेशन को दिखाने के लिए ही यहाँ पर ये लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर वो कहते हैं कि जाओ और क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स पर अब एक ऐसे लिख कर आओ। अब इस बात पर हमारी एन जो है वो भी हंसने लगती है, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन क्लास के सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब उसको ऑलरेडी ये लगता है कि यार इस टॉपिक पर मैं इतना लिख चुकी हूँ, इस टॉपिक पर मैं क्या लिखूं। और इस बार वो ना मिस्टर कीजिंग से बदला लेना चाहती थी। उसके मन में इस चीज की भावना थी कि क्योंकि मिस्टर कीजिंग ने पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाया है, पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत खराब करी है, तो इस बार मैं इस चीज का खास ध्यान रखूंगी कि ये मजाक मिस्टर कीजिंग के ऊपर हो, मेरे ऊपर नहीं। तो शी मस्ट राइट समथिंग न्यू। तो उनकी जो फ्रेंड थी सैन, उन्होंने उसकी हेल्प करी, पोएम वो पोएट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, तो इस बार उसने उनसे हेल्प ली और एक ऐसे लिखा वर्ड्स के अंदर, यानी पोएट्री के अंदर। इस बार उन्होंने एक पोएम बनाई ऐसे के साथ साथ, ताकि वो मिस्टर कीजिंग को दिखा सके। अब यहाँ पर एन जो थी ना, वो बहुत ही खुश थी अपने लेटर को देखकर, अपने पोएम को देखकर, क्योंकि इस बार वो अपने टीचर के साथ मजाक करना चाहती थी। वो अपने टीचर पे गुस्सा थी कि उसके टीचर ने पूरी क्लास में उसका मजाक उड़ाया है, तो इस बार वो अपने टीचर का मजाक उड़ाई। और जो पोएम उसने बनाई वो एक बहुत ही सुंदर पोम थी। वो पोम में क्या था? उस पोम में बच्चा लिखा गया था एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में। मदर डक और फादर स्वैन के बारे में, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे जो 24 घंटे क्वैक 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 करते रहते थे। अब ये जो फादर स्वैन थे, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे उन बच्चों के क्वैक क्वैक करने की वजह से, और उनको चुप कराने के लिए उसने उन्हें चोंच मार मार के
मार दिया, ठीक है, चोंच कर करके उनको मार दिया और वो तीनों क्वैक क्वैक करते हुए बच्चे मर जाते हैं। अब इस कहानी के थ्रू मिस्टर कीजिंग को एंड ये समझाना चाहती थी कि सर, हम वो छोटे बच्चे हैं जो क्वैक क्वैक करते हैं और आप वो फादर स्वैन हो जो अपने गुस्से के चक्कर में हमारे बातें करने को मना कर रहे हो। आज जो बच्चा बात कर रहा है आप उसको डांट रहे हो, कल को वही बच्चा अगर बात नहीं करेगा तो उसके लिए काउंसलर को बुलाया जाएगा कि ये तो बच्चा किसी से क्लास में बात ही नहीं करता। तो कहती है ये चीज गलत है। जस्ट बिकॉज कि आप हमारी बातों को पसंद नहीं करते इसका ये मतलब ये है ना कि हम अपनी ओरिजिनल चीजें खो बैठे। तो कहती है कि जिस तरीके से एक क्वैक क्वैक करना एक बतख का काम होता है वैसे बातें करना बच्चों का काम होता है। तो आप उन्हें वो चीज करने के लिए जिसके लिए वो बने हैं आप रोक नहीं सकते हो। अब यहाँ पर मिस्टर कीजिंग ने उस जोक को एक्चुअली समझा और ही वाज अम्यूज्ड टू रीड कि एन ने कितनी सुंदर पोम बनाई है और उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया। और जब उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया तो उसके बाद वो एन को क्लास में बात करने से मना नहीं करते थे और इनफैक्ट उन्होंने ये पोम जाकर अपने आसपास के बाकी क्लास के बच्चों को भी सुनाई और दिखाई कि देखो सुंदर पोम इस बच्ची ने बनाई है। अब वो कहते हैं उसने पूरी क्लास को वो पोएम पढ़ के सुनाई और अपनी बाकी क्लासेस में भी और अपने अपने कमेंट्स भी ऐड करे और उसके बाद कभी भी एन को कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया और उन्हें क्लास में बात करने के लिए भी अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पर अब मिस्टर कीजिंग जो है वो एक अच्छे इंसान बन गए बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि इस तरीके से धीरे धीरे वो भी यही काम कर रहे हैं जो फादर स्वैन ने किया था, अपने बच्चों से अपनी ओरिजिनलिटी छीनने का काम जो किया गया था अब वो उस चीज को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आकर हमारे डायरी ऑफ एन फ्रैंक की समराइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चे इसको खत्म करने के साथ साथ मैं आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया भी दे देना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पहला सेंट्रल, इट शोज the close connection of children their grandparents। दूसरी चीज ये चैप्टर क्या करता है, ये हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स इनसिक्योरिटीज। किसकी इनसिक्योरिटीज हाईलाइट करता है, ऑफ यंग टीनेजर्स। उनके पास लोगों से उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं, ठीक है। ये तीसरी चीज दिखाता है, पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। इंसान से ज्यादा पेपर आपकी मदद करता है। उसके बाद अगर आपकी नीयत अच्छी है, इफ योर इंटेंट इज गुड, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप दुनिया में चेंज ला सकते हो जैसे एन लाया। Then you can change anybody's heart, तब आप किसी का भी दिल बदल सकते, ठीक है भाई। एंड फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से सीखो। अब हम बढ़ेंगे आगे बच्चों और देखेंगे अमेंडा को। अमेंडा एक और बहुत सुंदर सी पोम है एक बच्ची के बारे में जिसका नाम है अमेंडा और उसको परेशानी ये थी कि हमेशा जो उसकी मदर है ना उसको नैग करती रहती है, उसको हमेशा टोकती रहती है, टोका टाकी करती रहती है कि अमेंडा ये मत करो, अमेंडा ये मत करो, अमेंडा ऐसे मत बैठो, अमेंडा ऐसा मत बैठो, अमेंडा यहाँ नहीं जाओ, अमेंडा वहां नहीं जाओ। जिसकी वजह से अमेंडा को ये लगता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से नहीं जी पा रही है। भले ही उसे अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से अभी नहीं जीनी, लेकिन उसको ये लगता है कि जो उसकी माता है, जो उसकी मदर है, वो उसको बेसिक चीजें भी नहीं करने दे रही है कि मम्मी मुझे समझाने में इतना ज्यादा पागल हो गई है कि वो बच्चे की मनोदशा भी नहीं समझ रही है। उस चीज को हाईलाइट करते हुए बच्चे एक बहुत खूबसूरत सी पोम है जिसको हम शुरू करने वाले। तो बच्चे ये पोम जो है ना ये हमें एक लुक देती है, ठीक है, ये हमें एक नजर लगाने देती है कि इसके अंदर द साइकी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी एक छोटे बच्चे की सोच में हमें घुसने की हेल्प करती है जिसको अपनी लाइफ एंजॉय करना अलाउड नहीं है अपनी खुद की चॉइस के ऊपर। हर चीज में उसकी मम्मी की टोका टाकी लगी रहती है। इन दिस पोम अमेंडा जो है
feels that her liberty is curtailed. उसको ऐसा लगता है कि his freedom, liberty का मतलब freedom, curtailed का मतलब है stopped, कि उसकी जो freedom है उसे रोक दिया गया है, और उसकी मदर जो है वो उसे एक ना एक चीज के लिए रिब्यूक करती रहती है या उसे डांटती रहती है, उसको स्कोल्ड करती रहती है, और उसके अलावा उसकी मदर कुछ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल उसकी जब वो कमरे में बैठती है या अपने नेल्स बाइट करती है या ऐसे करके लेट जाती है, तो उसकी मदर उसको स्लाउच करने के लिए, उसको लेजीली बैठने के लिए मना करती है। वो कहती है कि तुम सीधा होकर बैठो। अब बच्चा जो घर के अंदर है, अब वो घर के अंदर भी अगर ऐसे स्टैंडर्डाइज अटेंशन करके बैठेगा तो फिर वो रिलैक्स कब करेगा। तो अमेंडा का कहना ये था कि हर चीज के अंदर उसकी मम्मा की बहुत ज्यादा टोका टाकी होती थी, और वो टोका टाकी उसे अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब ये सब चीजें बच्चे माँ बाप भी जो करते हैं वो गलत नहीं करते, लेकिन ये सब चीजें एक हद तक अच्छी लगती हैं, ऐसा अमांडा का मानना था। अब अगर मम्मी भी उसे हर बारी के लिए बोल रही है बेटा नेल्स मत खाओ, माना, सीधे बैठो सोफे के ऊपर, माना, लेकिन हर बार जब वो बच्चा वैसे बैठता है, अगर आप उसे हर बार टोकते हो तो वो अपने घर में है या जेल में। इंसान घर में है तो उसे घर जैसा महसूस तो होने दो। अब अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन से ऑफेंड होकर, यानी अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन से गुस्सा होकर, वो अपने आप को अलग अलग चीजों में इमेजिन करती थी। ठीक है, काफी उद्दंड थी वो, ठीक है, अपने खुद के ख्यालों में रहने वाली बच्ची थी। तो जब भी वो ऐसी चीजों के बारे में सोचती, जब भी उसकी माता उसको डांटती, तो वो क्या करती, वो अपने ही ख्यालों में खो जाती। ठीक है, शी यूज्ड टू एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन, अपने खुद के ख्यालों की दुनिया में खो जाती। और जब उसकी मम्मा ने सबसे पहली बार उसको बोला कि अमेंडा अपने नेल्स मत बाइट करो, अमेंडा सिट स्ट्रेट, अमेंडा उस सोफे के ऊपर ऐसे लेजर स्लाउच मत करो, सीधा होकर बैठो, तो ये सारी चीजों की वजह से अमेंडा ने अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दिया। और इस बार उसने अपने आप को एक जल परी के फॉर्म में, मरमेड के फॉर्म में इमेजिन किया, जो ग्रीन सी में, जो काफी काम है, शांत है, वहां पर वो स्विम कर रही है। अब स्विम करते हुए वो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, जैसे मर्जी जाए, उसको रोकने वाला कोई नहीं होने वाला। तो जिस तरीके से जो मूवमेंट्स वो करना चाहती है वो मरमेड बनके कर सकती है, इसीलिए पहली बारी में वो अपने आप को मरमेड जैसा इमेजिन करती है। ठीक है, वो ब्लिसफुली, काफी हैप्पीली वो वहां पर स्विम कर सकती है, और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहती है कि आई विल बी दी सोल इनहैबिटेंट। वो कहती है मैं कौन हूं, मैं सोल इनहैबिटेंट हूं, यानी उस पूरे के पूरे सी के अंदर मैं अकेली हूं, ताकि मुझे रोकने टोकने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। फिर उसके बाद क्या होता है, अब वापस से अपने ड्रीम की दुनिया से वो वापस आती है, जब उसकी मम्मी फिर उसे किसी चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन देती है। सेकेंड टाइम उसकी मम्मी उसे पूछती है कि बेटा तुमने होमवर्क किया, तुमने अपना कमरा साफ किया, तुम्हारे जूते जो है वो साफ क्यों नहीं है। यानी यहाँ पर भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी रही हैं, यहाँ पर भी उसको टॉन्ट मार रही हैं, यहाँ पर भी उसकी मदर बहुत एंग्री है, उसको इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि जूते साफ करे, पढ़ाई करी, होमवर्क करा। करनी अच्छी चीजें हैं, ये आदत इंसानों के अंदर आनी चाहिए, लेकिन इंसान को जिंदगी जीने तो दो। बिल्कुल डिसिप्लिन सिखाकर क्या रोबोट बनाकर रखोगे क्या घर के अंदर। तो इतने सारे सवालों से परेशान होकर अब इसने शी टर्न्स डेफ ईयर, मतलब इसने ध्यान ना देना, इसने अपनी मम्मी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया, और इसने अपनी खुद की चीजें इमेजिन करनी शुरू कर ली। इस बार वो अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन करती है, इस बार वो अपने आप को एक अनाथ बच्ची के तौर पे इमेजिन करती है, जिसको कोई भी रोकने टोकने वाला, परेशान करने वाला नहीं है। अब अमांडा क्योंकि एक छोटी बच्ची है, तो मैं यहाँ पर अमांडा की भी गलती कहूंगी कि अमांडा ने अपने आप को क्या इमेजिन किया। अमांडा ने बच्चे यहाँ पर अपने आप को इमेजिन किया एक ऑर्फन। ऑर्फन होने का मतलब होता है अनाथ होना। तो यहाँ पर अमांडा इतनी परेशान थी अपनी मम्मी से कि उसने अपने आप को अनाथ ही इमेजिन कर लिया। उसने ये इमेजिन कर लिया कि मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है, जो अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है कि उसने अपनी मम्मा को कैसे इमेजिन किया। उसने ये इमेजिन किया कि उसके घर में कोई भी नहीं है, ठीक है, वो आराम से अपने घर में जहाँ चाहे वहाँ घूम रही है, उसे कोई परेशान करने वाला नहीं है, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो इमेजिन करती है कि भैया देखो अब मुझे कोई भी परेशान करने वाला, रोकने वाला नहीं है।
अब वो याद अपने आप को इमेजिन करती है कि वो घूम रही है स्ट्रीट में बेयर फुटेड, बिना चप्पलों के वो घूम रही है, जहां पर उसे कोई नागिंग यानी कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। देयर आर नो पेस्टरिंग इंडिविजुअल्स, यानी उसको वो अपनी स्वतंत्रता की जिंदगी जी सकती है, उसे कोई रोकने वाला, उसे कोई पूछने वाला वहां पर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अमांडा की भी गलती कहूंगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, ठीक है, वो लोग भी अपनी जिंदगी जीते हैं, है ना। तो एक ये चीज में इमेजिन करना कि मेरे पास माँ बाप ना हो तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, ये दिखाता है एक बच्चे की गलत परवरिश। क्या बच्चे को ये सिखाते हो कि माँ बाप नहीं हो तो अच्छा है। अब जिसके नहीं है उसको माँ बाप चाहिए, अब जिसके हैं वो इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि वो बच्चा इस चीज को बोलता है कि मुझे मेरे माँ बाप ही नहीं चाहिए, मैं अनाथ ही ठीक थी, या काश मैं अनाथ होती। तो इस तरीके के ख्याल हम लोगों को ये चीज दिखाते हैं बच्चे कि किस तरीके से दुनिया में अलग अलग तरीके के माँ बाप और अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, और कब उनमें जब बनती नहीं है तो कैसे रिलेशंस इफेक्ट होते हैं। अब बीइंग डिफाइंट, जब भी उसकी मम्मा अमांडा को कुछ भी बोलती है अमांडा दूसरी तरफ देखती। अब तीसरा इंसिडेंट आता है बच्चे अमांडा का, जब उसकी मम्मा ने उसको टोका कि तुम चॉकलेट्स मत खाओ। अब बच्चा है, बच्चा तो चॉकलेट खाएगा। उसकी मदर ने बोला कि तुम चॉकलेट मत खाओ वरना तुम्हारे फेस पर पिंपल्स हो जाएंगे। अब मैं यहाँ मदर को भी गलत नहीं कहूंगी, बिकॉज बच्चों के जब किसी के भी चेहरे पर पिंपल होता है तो एक वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि नहीं भैया मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी। लेकिन अमांडा की मम्मा ने उसको वही चीज समझाने के लिए कि ताकि उसके शरीर पर कुछ असर ना आए चॉकलेट्स का, उसकी मम्मा ने मना किया। अब अमांडा जो एक केयर फ्री बच्ची है, उसने मन में सोचा कि यार अब चॉकलेट खाने तक के लिए मना कर रही है, हर चीज में टोका टाकी ठीक थी, अब मेरे को मेरे खाने में भी मना कर रही है, ये बोलकर कि मेरी शक्ल खराब हो जाएगी। उसने बोला क्या फर्क पड़ता है, शक्ल खराब हो जाएगी तो क्या मैं आइसक्रीम खाना छोड़ दूं, क्या मैं चॉकलेट्स खाना छोड़ दूं। और इसीलिए इस बार अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है एज रैपुंज़ल। क्या इमेजिन करती है इस बार? वो अपने आप को इमेजिन करती है रैपुंज़ल। रैपुंज़ल कौन है बच्चे? रैपुंज़ल एक डिज्नी प्रिंसेस का कैरेक्टर है, ठीक है, ये एक डिज्नी प्रिंसेस है। डिज्नी प्रिंसेस वो भी कैसी बच्चे, ये जो जापानीज कह रही हूँ, रैपुंज़ल है जो डिज्नी प्रिंसेस है, इसकी अपनी मदर से नहीं बनती थी। इसके बहुत सुंदर से गोल्डन लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। इसकी मदर ने इसको एक टावर पे बंद कर दिया था, और ये क्या, इसकी मदर एक विच थी, चुड़ैल थी, और ये क्या करती थी, अपने बालों को बांधती थी, उस टावर से नीचे गिराती थी। इसका जो लवर था वो उसके बालों के क्लाइंब रोप को पकड़ के ऊपर आकर इसको मिला करता था, लेकिन ये सेम काम अपनी मदर के लिए नहीं करती थी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमारी जो अमांडा है वो भी अपने आप को रैपुंज़ल इमेजिन करने लगती है जब वो कहते हैं द मदर इमीडिएटली कमांड्स हर टू लुक इन द फेस व्हेन शी इज बीइंग टॉक्ड टू, जो अमांडा नहीं करती। और इन सब चीजों से कि मम्मी मुझे हर चीज में अपने हिसाब से क्यों चलाती है, अमांडा वापस से इमेजिनेशन में चली जाती है, और इस बार वो इमेजिन करती है कि वो रैपुंज़ल है, एक ऐसी कैरेक्टर फ्रॉम अ जर्मन फेरी टेल जिसे उसकी मदर ने, एक बेसिकली जो विच थी वो उसकी मदर ही थी, उन्होंने उसको एक बड़े से टावर में, एक बड़े से क्या कह सकते हैं, एक बड़े से टावर ही कहेंगे, में बंद कर दिया था। अब ये कहती थी कि मैं किसी के लिए भी अपने बाल नीचे नहीं करूंगी, वो भले ही मेरी मम्मी हो या भले ही वो कोई और, मैं अपने बाल कभी भी किसी के लिए नीचे नहीं करूंगी और वहां पर बड़े आराम से रहूंगी, कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला, परेशान करने वाला नहीं होगा। अब रैपुंज़ल बच्चे कौन थी? उसके लंबे लॉन्ग गोल्डन हेयर थे जो वो विंडो से बाहर छोड़ देती थी ताकि जो प्रिंस है वो ऊपर आ सके। आइडिया यहाँ पर बेसिकली ये था कि वो द आइडिया ऑफ बीइंग कैप्टिव, यहाँ पर ये बंदी बनकर रहना या बंद बनकर रहना इसीलिए नहीं था कि अमांडा को किसी को बुलाना है अपने पास, जी नहीं। अमांडा कहती थी कि मैं ऐसा इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अकेली जिंदगी जीना चाहती हूँ, ठीक है। वो कहती है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी, मैं अपने बाल किसी के लिए भी नीचे नहीं करूंगी, मैं वहां पर अकेली रहूंगी। क्योंकि अगर मैंने किसी को भी ऊपर किया, अपने किसी के लिए भी बाल नीचे गिराए, तो कोई भी वहां पे आ जाएगा और मुझे यहाँ से नीचे ले जाएगा। तो इस चीज मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रीडम कोई खराब करे, मैं नहीं चाहता कि मेरा पीस ऑफ माइंड कोई खराब करे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई भी यहाँ पर नहीं आए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किस हद तक बच्चे अपने ये बच्ची जो थी अपनी मम्मा से परेशान थी। लेकिन ये ड्रीम वापस से इंटरप्ट हो जाता है जब उसकी मम्मी फिर उसको कुछ करने को बोलती है। इस बार उसकी मम्मी उसको डांटती है ये बोलकर कि बेटा तुम तो हमेशा मूडी रहती हो, हमेशा मुंह बना के रहती हो, तुम्हारे तो हमेशा चेहरे ही बने रहते हैं,
वो कहती है कि लेकिन उसका आनंदमय सपना फिर बाधित हो जाता है जब उसकी माँ उसे मूडी होने के लिए डांटती है और उसे गुस्सा करना बंद करने का आदेश देती है कि तुम हमेशा जो सल्क करती रहती हो, ये जो चेहरे बनाना, ये जो अलग अलग चेहरे बना कर तुम मुझे दिखाती हो कि तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है या तुम मेरे को चिढ़ कर दिखाती हो, लाइक बस करो। वो कहती है मुझे ऐसे चेहरे दिखाकर बना के मत दिखाया करो। द पीपल विल गेट रॉन्ग इम्प्रेशन कि मैं शायद अपनी बेटी को नैग करती हूँ, शायद मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, ठीक है। तो वो कहती है कि लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना लेंगे। यानी यहाँ पर जो मदर है, मदर ऑल्सो केयर्स अबाउट इमेज। तो यहाँ पर मदर जो है वो भी सिर्फ अपनी इमेज को लेकर ही कॉन्शियस है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी चीज़ों में क्या होता है, ठीक है भाई। इन दिस वे यंग अमेंडा अपनी जिंदगी जीती रहती है जब मैं वो अपनी जिंदगी से इमेजिनेशन और इमेजिनेशन से रियलिटी में आती रहती है। तो बच्चे इसका सेंट्रल आइडिया बहुत आसान सा और एक लाइन का है। तो इसका सेंट्रल आइडिया बच्चे ये है कि पेरेंट्स में और बच्चों में आपसी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड their parents, and for parents it's important to understand children एंड बी फ्रेंडली विद देम। और उनके साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उनकी गुड बुक में रहना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि बच्चे के माँ बाप बच्चे से ढंग से बात करें और बच्चा भी अपने माँ बाप को सब कुछ बताए, तो उसके लिए माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली होने की ज़रूरत है ताकि बच्चा आपसे आराम से बात करे। और प्यार से बोली हुई बात सब सुनते हैं, गुस्से से बोली हुई बात लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो यहीं पर आकर बच्चे हमारी 2 पोएट चैप्टर और एक पोम की समरी हो जाती है ख़त्म, और यहाँ पर आके लेक्चर भी हो जाता है ख़त्म। तो आई होप बच्चे आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, इस चैप्टर की रिविजन अच्छे से हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी बच्चे नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।